In the last class, we have done with the Bohr. Everybody, please be on mute. In the last class, we have done with the Bohr's model of an atom, and today we are going to apply the Bohr's model to find out the spectra. है ना, spectra की calculations देखेंगे इससे. तो let's start our class. तो बेटा इसमें सबसे पहले तो बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक, लेट मी डिस्कस विद यू कि आपको ये बात की नॉलेज है कि स्पेक्ट्रा होता क्या है एंड द ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रा क्या है, व्हाट एक्चुअली इज द स्पेक्ट्रा, या ओरिजिनेट क्यों होता है. तो द स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, जैसे कि हमने बोहर के मॉडल में पढ़ा भी था कि जितनी भी कैलकुलेशन है, जितना भी सब कुछ है बोहर के मॉडल का कैलकुलेशन, रेडियस की कैलकुलेशन, एनर्जी की जो भी कैलकुलेशंस हमने बोहर के मॉडल में की हैं, ऑल आर वैलिड फॉर द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें एक आपका इलेक्ट्रॉन होगा और एक आपका न्यूक्लियस होगा और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगी उनके बीच में. ठीक है, वहां पे रिपल्शन की कोई बात नहीं होती है. रिपल्शन से और कैलकुलेशंस हो जाएंगी इसकी कॉम्प्लिकेटेड. दैट्स व्हाई स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द हाइड्रोजन लाइक आयन हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रा, व्हाट इज द स्पेक्ट्रा एंड इट्स origin of spectra. देखो, अगर आपको पता हो तो इलेक्ट्रॉन का ना अभी तक कोई देख नहीं पाया है, और उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं है, नहीं, वो तो हमारे इंडिया में भी है. बट द प्रॉब्लम इज कि इलेक्ट्रॉन को जब देखने के लिए लाइट डालते हैं ना, तो अपना शेल चेंज कर लेता है, उससे उसे एनर्जी मिल जाती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी और शेल में चला जाता है. हम इसे कोई और ढूंढ रहे हैं, वो कहीं और चला गया. तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि वो उसकी पोजीशन प्रिसाइजली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, रेस्ट पे नहीं है वो, इट विल कीप ऑन मूविंग. एंड तो स्पेक्ट्रा के बारे में सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए ना, तो ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का फोटोग्राफ है. अब आप लोगों का फोटोग्राफ लिया जाए तो उसमें तो आप आते हो, है ना. इलेक्ट्रॉन के फोटोग्राफ में इलेक्ट्रॉन नहीं आता. इलेक्ट्रॉन के फोटोग्राफ में इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी या एमिट करी, उसका रिकॉर्ड आता है. तो अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट शेल्स की एनर्जी पता है और वो एनर्जी हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, जितनी इलेक्ट्रॉन ने एक लेवल से दूसरे लेवल तक जंप किया तो लगी, और बाकी कितनी एनर्जी एमिशन हुआ, तो वही हम इलेक्ट्रॉन का एविडेंस मानते हैं, वही हम इलेक्ट्रॉन का प्रूफ मानते हैं. ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा. तो स्पेक्ट्रा बेसिकली हुआ क्या, द रिकॉर्ड ऑफ एनर्जी emitted by the electron is called spectra. और what is the origin of spectra? स्पेक्ट्रा आता क्यों है वो आपको सब पता ही है, सारी कैलकुलेशन की. when energy is applied to the electron, present in the particular shell, then it absorb the energy. ये फर्स्ट स्टेप होता है, absorb the energy and gets excited to the high energy
ऑर्बिट और शेल, शेल और ऑर्बिट, as the high energy state is unstable, high energy state is unstable, so electron re-emit the light and returns to low energy state. That energy gets recorded and generate the spectra of the hydrogen atom. ठीक है, तो ये है ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रा। इस तरीके से स्पेक्ट्रा आपका ओरिजिनेट होता है। अब हम देखें इसकी कैलकुलेशन की कैसे होता है ये सब कुछ। ये हो गया इसका कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेसिकली जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंड द हाइड्रोजन लाइक आयंस। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन आपका किसी पर्टिकुलर लेवल में प्रेजेंट है, जैसे n1 लेवल में प्रेजेंट है, तो En1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13.6 अपॉन n1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने लिख लिया इसको। En2 कितना आ जाएगा, -13.6 n2 स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, जो डेल्टा ई होगा दैट इज En2 माइनस En1, तो ये बन जाएगा आपका -13.6 बाई n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, -13.6 अपॉन n1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। इसमें से माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे ना ये वाले, क्योंकि इसमें भी माइनस है और एक्सप्रेशन में भी माइनस है। तो 13.6 बाई इंटू जेड स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा ई। इसी कैलकुलेशन से हमने क्या किया, अब डेल्टा ई की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है क्या होती है, क्या वैल्यू होती है डेल्टा ई की, एच न्यू, है ना, इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। 1 बाई लेमडा को इधर रख लो, 13.6 डिवाइडेड बाई एच सी इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब 13.6 की कैलकुलेशन तो तुम्हें बताई थी, है ना, -2 पाई स्क्वायर m अपॉन, माइनस हटा तो प्लस कर दो, क्योंकि अब तो ये तुमने प्लस में कॉमन लिया था, 2 पाई स्क्वायर m ई रेज टू पावर 4, है ना, बाई एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर था, अब इसकी वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। ये इतने वाला फैक्टर जो है 13.6, ये क्या आता था, ये था 2 पाई स्क्वायर m ई रेज टू पावर 4 बाई n स्क्वायर, इधर आ गया एच स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया, एच सी, तो ये टोटल टर्म क्या बन गई, 2 पाई स्क्वायर m ई रेज टू पावर 4 बाई सी इंटू एच क्यूब। ये बन गई कि नहीं बन गई बताओ, है ना। तो ये सारी टर्म तो हो गई कांस्टेंट। अब ये इतनी टर्म की वैल्यू येलो कलर वाली है, एच सी से हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया। एच सी को व्हाइट कलर से लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
तो HC को हमने लिख दिया व्हाइट कलर से। ठीक है, अब ये जो सारा एक कांस्टेंट फैक्टर है इसका नाम है RH, जिसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है बच्चा जी 1.09 इंटू 10⁻⁻, प्लस में 7 पर मीटर क्यूब। तो बाकी जो हाइड्रोजन एटम है, क्या रिपीट कर दूं बेटा, चलो मैं बता देती हूँ एक बार। देखो हमने क्या किया ना, इस एक्सप्रेशन में हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वही एक्सप्रेशन एनर्जी का यूज किया है कि En1 की वैल्यू होगी -13.6 n1 स्क्वायर इंटू Z1 स्क्वायर। अगर आपका इलेक्ट्रॉन इनिशियली N1 लेवल में प्रेजेंट है तो ये वैल्यू रहेगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन N2 लेवल में चला गया तो -13.6 n2 Z स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपके इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है तो डेल्टा ई आ जाएगा, En2 माइनस En1। तो जब आप En2 माइनस En1 करोगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। इसमें से 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर आ गया। सब बच्चे जानते हैं कि ई डेल्टा ई की वैल्यू एच न्यू होती है, तो एच न्यू किसके बराबर आ जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, अब 13 मैंने न्यू को फिर एच सी बाय लेमडा लिख दिया, 1/लेमडा लिख के कॉन्स्टेंट एच सी को इस साइड पे शिफ्ट कर दिए। अब 13.6 की वैल्यू मैंने एनर्जी कैलकुलेशन में आपको बताई थी कि ये कैसे आई है, 2 पाई स्क्वायर एम ई रेस्ट पावर 4/h स्क्वायर। इसको एच सी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2 पाई स्क्वायर एम ई रेस्ट पावर 4/CH3। ये जो सारा फैक्टर है ना आपका, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसमें सारे कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसकी वैल्यू होती है 1.09 इंटू 10⁻⁴ पर मीटर। तो इस इक्वेशन को स्पेक्ट्रा की इक्वेशन बोलते हैं। उसको कैसे लिखा जाता है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखो मैंने वही इक्वेशन लिखी है जो लास्ट स्लाइड में थी, 1/m, ये सारे फैक्टर की वैल्यू R हो गई, और जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, और इसको RH नहीं करते हैं, R लिख लेते हैं। जब हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर देंगे फिर H लिख देंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, और इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रा की इक्वेशन। इसी से आप सारी कैलकुलेशन करोगे। 1/न्यू लैम्डा बार क्या होता है, सब बच्चे जानते हैं, दैट इज न्यू बार। इसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर, पता है ना इसके बारे में। 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार विच इज कॉल्ड एज अ वेव नंबर। लैम्डा हो गया वेव लेंथ, और n1 और n2 हो गया ये। अब इसके लिए देखो हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रा को समझने के लिए ना आप ऐसे भी सोच सकते हो कि लेट अस सपोज कि हमारे पास कुछ एनर्जी लेवल्स हैं, and these are the energy levels like this। कुछ इस तरीके से। आपने मेरे लेवल बनाने से इतना तो एस्टिमेशन लगा लिया होगा कि ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है। इसको भी हम स्ट्रेट ही कर देते हैं। तो इस तरह से लेवल्स होते हैं, इक्वली स्पेस्ड बिल्कुल नहीं होते हैं। पहले स्पेस ज्यादा होती है, फिर स्पेस कम होती जाती है। अब इनको एन से लिखते चलो। ये n इज इक्वल टू 1 है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल बाद का शेल है। ये n इज इक्वल टू 2 है। दिस इज n इज इक्वल टू 3। दिस इज n इज इक्वल टू 4। दिस इज n इज इक्वल टू 5। दिस इज n इज इक्वल टू 6, एंड लास्ट वाला है n इज इक्वल टू 7। सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ने करी होगी एनर्जी एब्जॉर्ब, तो डिपेंडिंग अपॉन उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है वो कोई हाई लेवल में शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, अब हाई लेवल कुछ भी हो सकता है।
हाई लेवल आपका सेकंड शेल भी हो सकता है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, पर मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने हाईएस्ट लगा दिया। आई एम टेलिंग यू अगेन, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब वो किसी भी एनर्जी लेवल पे जा सकता है। अब अगर आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं कोई भी हायर लेवल से, चाहे वो लेवल 1 में है, चाहे सॉरी 1 में तो नहीं, चाहे वो 2 में है, 3 में है, 4 में है, 7 में, किसी में भी है, अगर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन के बाद रिटर्न होके आ रहे हैं फर्स्ट लेवल में, सारे के सारे किसी भी हाई एनर्जी लेवल से अगर फर्स्ट लेवल में आ रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे, ये वाला जो आपका रीजन आ गया, दिस इज कॉल्ड एज अ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। इसी तरीके से अगर आपके इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई लेवल से, और ये आपको याद भी रखना है, सेकेंड लेवल में रिटर्न होके आ रहे हैं किसी भी हाई एनर्जी लेवल से, तो उसको बोला जाता है बामर सीरीज। किसी भी हाई लेवल से अगर आपके इलेक्ट्रॉन रिटर्न होके आ रहे हैं थर्ड एनर्जी लेवल में, तो दैट इज कॉल्ड एज अ पाश्चन सीरीज। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पे बना देती हूँ स्पेक्ट्रा से। सबसे पहले तो आएगा आपका कॉलम नेम ऑफ द सीरीज। अच्छा, इस इक्वेशन को ना एक और मॉडिफाइड फॉर्म दे देती हूँ मैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगी। आर जेड स्क्र, बेटर टू राइट इट एज 1/n f² -1/ni²। एफ का मतलब होता है फाइनल लेवल, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका जम करके आ रहा है फाइनल लेवल, और एन आई का मतलब होता है इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल तो वेव नंबर इज इक्वल टू द, ये तो हो गया वेव नंबर की कैलकुलेशन। नेम ऑफ द सीरीज, फिर उसके बाद है कि फाइनली किसी लेवल में आ रहा है, इनिशियली किस लेवल में था, और उसके बाद आपका रीजन कौन सा है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन कोई भी हाई एनर्जी लेवल से, चाहे वो सेकंड में था, चाहे थर्ड में था, चाहे फोर्थ में था, चाहे किसी में भी था, अगर वो आपका इलेक्ट्रॉन रिटर्न हो रहा है फर्स्ट एनर्जी लेवल में, तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, और ये पड़ती है यूवी रीजन में। दैट इज कॉल्ड एज अ यूवी रीजन बेसिकली। अगर आपका इलेक्ट्रॉन फाइनली किसी भी लेवल में आ रहा है, और पहले थर्ड में था, फाइनली सेकेंड लेवल में वापस हो रहा है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, एनी ऑफ द हायर लेवल, तो आपका रीजन पड़ेगा विजिबल। और माइंडेड बेटा, विजिबल में कलर आते हैं, ये आपको कलर्ड लाइट दिखाई देगी। ठीक है, तो दिस इज अ कलर्ड वन। और इसको क्या बोलते हैं, बामर। तो इसको स्पेशली याद रखोगे, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉन थर्ड लेवल में रिटर्न हो रहा है, इनिशियली 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी लेवल हो सकता है, तो ये आता है पाश्चन, लाइमल बामर पाश्चन, और ये आएगा आपका आईआर में। ठीक है, फोर्थ इज ब्रैकेट। अगर आपका इलेक्ट्रॉन फाइनली फोर्थ लेवल में आ रहा है, किसी भी लेवल से स्टार्ट हो रहा है, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन, तो भी ये आईआर में आता है। ठीक है, लाइमल बामर पाश्चन ब्रैकेट, then is E fund, and the last is Humphrey। फिफ्थ में रिटर्न और क्या रहा है, सिक्स्थ में, तो दिस इज 6, 7, 8, दिस इज 7, 8, 9 एंड ऑल आर इन आईआर। लास्ट वाला तो फार आईआर में चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज द यू कैन से स्पेक्ट्रा कैलकुलेशन के लिए जो आपको हेल्प करेगा। अब वो कई बार क्या करता है ना, कई बार वो क्या करता है कि वो आपको एग्जाम में ये बोलता है कि वो बामर सीरीज है। तो अगर बामर सीरीज है तो फिर आपको ध्यान में रखना है कि फाइनली वो सेकेंड लेवल में रिटर्न होके आ रहा है। अब हम इस फॉर्मूले से और इस टेबल से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए बेटर है कि जिस स्टूडेंट को आता है, इट इज ओके गुड,
जिसको नहीं आता है वो 2 मिनट लेके इसको नोट कर ले, क्योंकि नहीं तो फिर आप मुझे बोलोगे कि मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड बताओ। अगर आपको फॉर्मूला कॉपी पे नोट नहीं होगा तो आप एफर्ट भी नहीं लगाओगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज नोट दिस फॉर्मूला इन दिस टेबल क्विकली, आई एम वेटिंग फॉर 1 minute। सिक्स वाले का रीजन हम्फ्री लिखा है, जिसकी स्पेलिंग है HUMPRY। ठीक है, ठीक है बेटा, चलें आगे। अगर आप लोगों ने इसका एसेंशियल्स नोट कर लिए हैं इस पेज के। यस मैम। यस मैम। गुड गुड गुड। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4th level in He2 plus ion to generate Balmer series. Calculate the wave number associated with this transition. चलिए बताइए कैसे होगा इसको, गिव इट अ ट्राई। हाँ जी, क्या फॉर्मूला लगेगा? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ R और next day हाँ 1/nf and one. माइनस 1/ni²। Yes, ma'am. चलो बच्चा, पहले तो मुझे आर, ऐसा करते हैं आर के टर्म में ही आंसर निकालते हैं। वैसे तो आर की वैल्यू मैंने लिख भी दी थी। जेड की वैल्यू कितनी होगी बताओ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड इन दिस क्वेश्चन? मैम 2। यस, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन लाइक आयन का, या हाइड्रोजन है तो उसी का। तो अब यहाँ पे क्या है बेटा, हीलियम है, तो हीलियम के केस में एटॉमिक नंबर 2 हो गया। NF की वैल्यू क्या होगी? फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ NF? देखो कौन सी सीरीज की बात कर रहा है वो, बामर सीरीज की बात कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने टेबल नोट किया होगा तो मैंने आपको बोला था ना कि दैट टेबल विल बी ऑफ यूज। तो NF की वैल्यू कितनी है? 2, क्योंकि बामर सीरीज के लिए NF2 होता है। तो NF हो जाएगा 2। Ni कितना होगा? 4th लेवल से जंप कर रहा है 4। ठीक है, तो ये सारा डाटा इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। न्यू बार इज इक्वल टू R, Z कितना आ गया? 2², 1/ फाइनली इज 2 लेवल, minus initially is 4 level. This is R into 4, और यहाँ पे 1/4 minus 1/16 आ जाएगा, और 4 into R,
4 और 16 का एलसीएम 16 आ जाएगा, 4 4 जा 16 -1, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो 3 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 4r, 4 से 16 कैंसिल होके 4 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3r/4। अगर r के टर्म में आंसर निकालना है तो ये आ जाएगा, अदरवाइज आप 1.09 को 1.1 लेके या नॉर्मली 1 लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो तब जब राउंड ऑफ हो क्वेश्चन में। तो 3r/4 ये आ गया वेव नंबर। अगर इसी का उसने क्या पूछा होता, ये तो वेव नंबर की कैलकुलेशन आ गई, इसी की उसने वेवलेंथ पूछी होती तो 1/ν आ जाता, तो आ जाता 4/3r। तो इज दैट क्लियर कि कैसे कैलकुलेशंस करते हैं इसकी? Yes, ma'am. Okay, let me give you the another question. Calculate energy of the electron present in fourth, पहले भी fourth था, fifth level of Li2+ ion थोड़ा बड़ा दे देते हैं। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन हाइपोथेटिकल बना के दे दिया है, इसको ये नहीं सोचना है इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी दो, वो कहीं पे भी पहुंच सकता है, बेरिलियम में या बोरॉन में, कहीं पे भी फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बेरिलियम 3+, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना, 4 एटॉमिक नंबर है इसका। आयन gets jumps to generate Paschen series। चलो गिव इट अ ट्राई, इसको देखो क्या क्या आएगा इसका। एनर्जी का कैलकुलेशन करना है और फिफ्थ लेवल से आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है, बेरिलियम 3+ आयन है। हाँ जी, सॉल्यूशन फॉर्मूला तो वही लगा दें अपना। तो दिस इज आर। हाँ जी, बेरिलियम 3+ के लिए जेड कितना होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जेड फॉर द बेरिलियम 3+? Ma'am, 5. 5 क्यों होगा? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो 4 होता है, 5 तो एटॉमिक नंबर बोरॉन का होता है, तो दिस इज 4 स्क्वायर। एनएफ कितना होगा फाइनल लेवल? पाश्चन सीरीज की बात कर रहा है, अगर टेबल की नॉलेज है तो पाश्चन सीरीज के लिए फाइनल लेवल कितना था? 3 था, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इनिशियल लेवल कितना है Ni, फिफ्थ लेवल से जंप किया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। रेस्ट इज अ कैलकुलेशन ओनली। 16 9 25 r into 16, तो 25 into 9, 25 minus 9, (25 into 9) यू कैन कैलकुलेट दिस। तो ये आ जाएगा आपके पास न्यू बार। एनर्जी का क्या फार्मूला होता है?
एच सी न्यू बार, है ना। एच सी बाय लेमडा होता है, 1 बाय लेमडा को न्यू बार लिख दिया। तो आप 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाय ये आपका आ जाएगा, ये पर सेंटीमीटर में है, तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 जूल कितने आग के बराबर होता है? 10⁻7, तो ये 27 आ जाएगा आग्स। 3 इंटू 10⁻10 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। न्यू बार की वैल्यू r इंटू 16 ये आपका आंसर सीजीएस में आ जाएगा। चाहो तो आप इसे एसआई में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारे क्या फॉर्म हो जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर द कैलकुलेशन। अब इसकी कुछ और एक कैटेगरी देख लेते हैं। कैलकुलेट न्यू बार मिनिमम for the electron present in lithium 2+ ion which jumps to give Balmer series। अब देखो इसमें 2 n दे ही नहीं रखे, क्या करोगे फिर? फॉर्मूला वही, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में डाटा गिवन क्या है? z कितना हो जाएगा? लिथियम के लिए 3 हो जाएगा, ठीक है। बामर सीरीज है, तो बामर सीरीज के लिए एक और बात पता है कि एनएफ की वैल्यू 2 होगी। तीसरा न्यू बार क्या चाहिए? न्यू बार चाहिए तुम्हें मिनिमम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, न्यू बार मिनिमम आर हमें पता है, जेड हमें पता है, 1 बाय एन एफ पता है। अब मुझे ये आंसर अगर मिनिमम चाहिए, देखो न्यू बार मिनिमम का मतलब होता है लेमडा मैक्स, है ना। तो इसमें से लेमडा क्या जा रहा है? मैक्सिमम जा रहा है, क्योंकि ये रिवर्स होते हैं ना एक दूसरे के। तो पेपर में न्यू बार मिनिमम पूछे या लेमडा मैक्स पूछे, उनका सेम मतलब है। अब मुझे ये आंसर मिनिमम चाहिए, तो अगर मुझे ये आंसर मिनिमम चाहिए तो जो माइनस कर रहे हो वो तो फिर मैक्सिमम होना चाहिए, -1 बाय एन आई स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज 1 बाय एन आई स्क्वायर होना चाहिए मैक्सिमम। 1 बाय एन आई स्क्वायर मैक्सिमम मतलब 1 बाय एन आई भी मैक्सिमम होना चाहिए। 1 बाय एन आई मैक्सिमम का मतलब है कि इसमें एन आई क्या जाना चाहिए? मिनिमम जाना चाहिए। अब एन आई की मिनिमम वैल्यू क्या है? अगर सेकंड लेवल में इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल में माइनस वापस आ रहा है तो वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अप टू इंफिनिटी इनमें हो सकता है, ठीक है। तो उसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है? 3, ठीक है ना। यानी कि आपको उसमें एक +1 कर देना है। तो एन आई की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमेशा होगी NF+1, यानी कि इस क्वेश्चन में होगी 2 + 1 3, तभी आपका आंसर मिनिमम आएगा। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? न्यू बार मिनिमम इज इक्वल टू 9 इंटू r 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। बस प्रॉब्लम सॉल्व। दिस इज 9 इंटू r, 4 इंटू, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे आ गया तुम्हारा 9, 36, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका 5। यहाँ से 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5r/4। तो दिस इज द मिनिमम आंसर। ये क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. कैसे लिया है इसको? दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द न्यू बार मिनिमम वैल्यू। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के लिए या मैं कोई और क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम पे। फाइंड न्यू बार मैक्सिमम
न्यू बार मैक्सिमम बोलो तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा फॉर द इलेक्ट्रॉन present in the hydrogen atom jumps to fifth level. ठीक है, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r z square 1/nf square minus 1/ni square. क्या क्या पता है आपको? z पता है, किसके बारे में? हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है तो 1 होगा। फिफ्थ लेवल में आ रहा है तो nf की वैल्यू पता है कि 5 होगा। ठीक है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू r, तो ये हो गया 1 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर, और एक आपको ये पता है कि न्यू बार को मैक्सिमाइज करना है माइनस 1/ni स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में ये तुम्हें चाहिए मैक्सिमम, तो अगर ये तुम्हें मैक्सिमम चाहिए तो ये वाला फैक्टर मिनिमम होगा, है ना? अगर ये आंसर तुम्हें मैक्सिमम चाहिए तो ये वाला फैक्टर क्या होगा? मिनिमम होगा, तभी आंसर मैक्सिमम आएगा ना। दिस इम्प्लाइज 1/ni स्क्वायर होगा मिनिमम, तो अगर 1/ni स्क्वायर होगा मिनिमम तो 1/ni भी मिनिमम होगा। 1/ni मिनिमम होगा तो इसका मतलब है ni होगा मैक्सिमम। किसी भी केस में देख लो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है ना, और कुछ तो हो नहीं सकता, और ni की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होगी, क्वेश्चन कोई भी हो। जैसे nf की वैल्यू हमेशा ni+1 होगी, तो यहाँ पे हो गई n इन्फिनिटी, तो ये बन गया आपका r 1/25 माइनस 1/infinity स्क्वायर, तो दिस इज r/25, क्योंकि 1/infinity स्क्वायर तो इन्फिनिटी होता है और 1/infinity हमेशा 0 होता है, तो r/25 ये तुम्हारी वैल्यू आ गई न्यू बार मैक्सिमम की। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ न्यू बार मैक्सिमम, मिनिमम या लैम्डा मैक्सिमम मिनिमम। तो इज दैट क्लियर? अब स्पेक्ट्रा का कोई भी क्वेश्चन हो गया कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड गुड गुड। नेक्स्ट है बेटा लिमिटेशन या फेलियर ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। द फेलियर ऑफ द बोहर्स मॉडल। अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और चीज बता देती हूँ तुम्हें, रुको, ये क्वेश्चन का आंसर ट्राई करना। हाँ, व्हाई द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम और hydrogen like ions contains large number of lines although the hydrogen atom contains one electron, contain one electron। अब हाइड्रोजन एटम की बात करो या हाइड्रोजन लाइक आयन की बात करो, उनके स्पेक्ट्रा में इतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्यों आ जाती हैं जबकि उसमें इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों होता है? हाँ जी, आंसर कोई दे पाएगा क्लास में से? देखो, इन ऑर्डर टू गिव the spectra of hydrogen atom, we use hydrogen gas that contains बिलियन होते हैं, मैं लार्ज अमाउंट ऑफ लिख देती हूँ, लार्ज नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम्स, इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ठीक है। सो large number of electrons which absorb different amount of energies, ठीक है, जो क्या करते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिलीजेस टू in the different regions. So spectra contains the spectra contains large number of lines, इसलिए उसके स्पेक्ट्रा में होती हैं बहुत ज्यादा लाइंस, ठीक है, तभी हमने इतनी सारी सीरीज बना दी है। नाउ वी कैन डू द लिमिटेशंस oblique the failure of Bohr's model of an atom, ठीक है, बोहर के मॉडल के क्या फेलियर है, क्या लिमिटेशन है, क्या नहीं कर पाया था, जबकि बोहर सबसे सक्सेसफुल था क्लासिकल मैकेनिक्स में। सबसे पहली बात तो जो बोहर का मॉडल है या जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, ये भी प्रॉब्लम था। अब एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो ही नहीं ना होता हमेशा, एक हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी में सभी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो यू विल से बोहर्स मॉडल valid for one electron system. It is not Bohr's model oblique calculations. R कर देते हैं यहाँ पे। It is not applicable to the multi-electron system. तो ये तो हो गया इसका एक फेलियर है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये काम नहीं कर पाया था। दूसरी बात, बोहर का जो मॉडल है, बोहर के मॉडल ने इलेक्ट्रॉन को माना था पार्टिकल, है ना। अब इलेक्ट्रॉन रखता है दोनों तरह का करेक्टर, वेव भी और पार्टिकल भी, वो अगली डिस्कशन में हम पढ़ेंगे। तो जब ये दोनों तरह का करेक्टर रखता है तो जितने भी वेव करेक्टर की सक्सेसेस थी, मतलब जो भी था वेव करेक्टर के साइंटिस्ट का काम, वो सारा बोहर का फेलियर था। इसके आगे वाले जितने भी आए थे, डी ब्रॉगली का काम, हेजनबर्ग का काम, डेविसन एंड जर्मर का काम, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो गया बोहर, इसको ऐसे लिखा जाता है इस पोस्टुलेट को, बोहर्स कॉन्सेप्ट ऑफ well defined trajectories of the electron gave the serious blow to concept of well defined trajectories of the electron, आप इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं orbital, was given
the serious blow by the wave theory of the electron. मतलब जो बोहर ने कंसेप्ट लगाया था वेल डिफाइंड ट्रेजेक्टरीज का, उसको एक अच्छा धक्का लगा था वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जबकि इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेव कैरेक्टर भी रखता है along with this. थर्ड है बोहर could not explain, ये मैं पॉइंट लिख रही हूं पर वे इस सेकंड में ये कवर हो ही गया है सारा, ठीक है। जो भी इससे अगले वाले साइंटिस्ट आएंगे, बोहर could not explain डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट Heisenberg's uncertainty principle, एक्सेट्रा, ठीक है। The fourth one is Bohr could not explain the Zeeman effect. अब ये Zeeman effect क्या था, इसको पढ़ना नहीं है हमें, बस थोड़ा सा इसको देख लेना है कि इसका मतलब क्या है। It is the splitting of the lines of the spectra, the splitting of lines of spectra in the presence of magnetic field. In the presence of magnetic field, मतलब जितनी भी लाइंस आई हुई थी स्पेक्ट्रा की, अगर उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दो तो वो स्प्लिट हो जाती थी एक सिंगल लाइन काफी और लाइंस में, तो उसको बोलते हैं बेटा जीमैन इफेक्ट। तो उससे पूछा गया बोहर को कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो उसने कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी। द फिफ्थ फेलियर भी इससे मिलता जुलता ही है। बोहर could not explain the Stark effect. अब ये स्टार्क इफेक्ट क्या है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा फिर से स्प्लिट अप हो गई थी, बट इस बार हमने कौन सा फील्ड अप्लाई किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस ऑफ स्पेक्ट्रा in the presence of electric field, ठीक है, ये भी बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। Sixth point that was a failure of Bohr is the Bohr could not explain the correspondence principle. अब ये कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्वांटाइजेशन की उसने बात की थी, क्वांटाइजेशन डिसअपियर when the n become very high, n become very high, मतलब जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है उस टाइम पे क्वांटाइजेशन डिसअपियर हो गई थी, उस टाइम पे आपका जो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था खत्म हो गया। इसको आप ऐसे मान लो कि न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन एक फिक्स शेल में रिवॉल्व करता है, अगर वो न्यूक्लियस के पास है, अगर उसकी वैल्यू n की बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो उसकी क्वांटाइजेशन खत्म हो जाती है। जैसे स्टेज के सामने चेयर सिमेट्रिकली पड़ी हैं, उसके बाद देखो तो कोई सिमेट्रिकली नहीं बैठा होता है ना, उसके बाद सब एक कंटिन्यूअम आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि भीड़ है तो वो बिल्कुल ऐसे ही होगी, अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस केस में बोलते हैं कि जो क्लासिकल एंड द क्वांटम मैकेनिक्स है वो सेम रिजल्ट देती है।
क्लासिकल एंड द क्वांटम मैकेनिक्स गिव द सेम रिजल्ट्स। मतलब क्वांटाइजेशन का काम ही खत्म हो जाता है, जबकि इसका तो सारा काम क्वांटाइजेशन पे ही था। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्वांटाइजेशन कब तक ट्रू है, कब तक होगी क्वांटाइजेशन, जब तक आपके एन की वैल्यू लो है, जब तक आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है। जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, वैसे वैसे क्वांटाइजेशन डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फेलियर हैं जो इस चैप्टर में आपको यूज होंगे, जो आप पढ़ोगे इनके बारे में, रिगार्डिंग द बोहर्स मॉडल। तो इसके साथ बोहर का मॉडल डन है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं डुअल करेक्टर, पहले वेव का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। देखो बेटा, वैसे तो नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो वर्ड्स आते हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं? दोज रेडिएशंस which are associated with electric and magnetic fields, and the magnetic fields and propagate in the direction perpendicular to it. परपेंडिकुलर टू इट, यानी कि अगर आप इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख लो। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल बेटा? Yes, ma'am. ओके ओके मैम, पर मैम बड़ी धीरे से आ रही है आवाज। ओके, एक्चुअली में हमारे थोड़ा इधर डिस्टरबेंस भी है। ओके, लेट मी स्पीक क्वाइट लाउडली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों लगे होते हैं, और जब ये प्रोपेगेट करती है ना, ये उससे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। लेट अस सपोज कि हमारे पास इस तरह का मैंने एक एक्सेस बना लिया है, एक्स एंड वाई एक्सेस। तो अगर ये वेव की फॉर्म में ऐसा चलती है ना, तो देखो एक साइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक साइड होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे दोनों फील्ड्स परपेंडिकुलर है, और इनका प्रोपागेशन होगा उससे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि जेड एक्सिस में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में एक दो बातें और पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमारे तक पहुंचने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दे कैन प्रोपेगेट थ्रू द स्पेस। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ना हम शॉर्ट में ईएम लिखेंगे। तो the electromagnetic radiations do not require any medium for their propagation. Any medium for their propagation. पहली बात, they can travel through the space. They can travel through the space. ये स्पेस से ट्रेवल कर सकती हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी, और वो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस travel with the same velocity called as velocity of light. ठीक है, लाइट की वेलोसिटी से ये मूव करती हैं।
लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो बेटा रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऐसे हम मूव करवा रहे हैं, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं इसको, ठीक है। क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में वेव ट्रेवल कर रही है, तो ये वाला पोर्शन है जो हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आ गया, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए भी लिख सकते हो, कैपिटल ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे द मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट, यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर या मीटर हो सकता है। द मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ or the depth of the trough is called amplitude, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या ले, इसको ए से लिख देती हूं मैं यहाँ पे। दूसरा फैक्टर ये हो गया बेटा, दो एडजेसेंट क्रेस्ट और दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच में ये जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। सेकेंड पैरामीटर वेवलेंथ हम यूज भी कर रहे हैं इसको। तो वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और द ट्रफ्स, इसको भी सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। थर्ड है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है पर सेकेंड या हर्ट्ज। इट इज द नंबर ऑफ द वेव्स passing through the given point in 1 second. Passing through the given point in 1 second. 1 सेकेंड के लिए कितनी वेव्स किसी जगह से पास कर रही हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है वेलोसिटी v। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। It is the distance traveled by the waves in 1 second, उसको बोलते हैं velocity। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपको मैंने बताए हैं। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, अगर आप सारा सिस्टम सीजीएस में ले रहे हो तो। अब ये देखो रिलेशनशिप क्या होता है, जो आपका न्यू है और लैम्डा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है सी के बराबर। सी हो गया वेलोसिटी ऑफ द लाइट, इसमें आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है तो सी बाय न्यू हो गया, या न्यू कैलकुलेट करना है तो सी बाय लैम्डा हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, जो अभी बार बार आप इक्वेशन यूज कर भी रहे हो, वैसे ये प्लैंक की इक्वेशन है, हम करेंगे इसे नेक्स्ट क्लास में। ई की क्या वैल्यू होती है, दैट इज एच इंटू न्यू। इसको यहाँ पे यूज भी कर सकते हो एच सी बाय लैम्डा या एच सी 1 बाय लैम्डा, इसको बोलते हैं एच सी न्यू बार, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे तो जूल में आएगा या अर्ग्स में आएगा। बाकी आपको पता ही है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग्स होता है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बट अगर न्यू बार की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो ई बाय एच सी आएगा, और न्यू बार का यूनिट होता है पर सेंटीमीटर। तो अगर आपको एनर्जी कभी पर सेंटीमीटर में लिखी हो, जो कि अभी आपने बोहर की कैलकुलेशन से भी किया है, तो वो न्यू बार की वैल्यू दे रहा है उस केस में, ठीक है। इस कैलकुलेशन से भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या? ये है अरेंजमेंट। This is the arrangement of electromagnetic radiations in the order of increasing wavelength और decreasing frequency या एनर्जी भी बोल सकते हो। तो हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक सिस्टम में रखा हुआ है जिसमें वेवलेंथ बढ़ रही है और एक ऑर्डर में रखना है और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि लैम्डा और न्यू का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इसमें सबसे पहले आती है कॉस्मिक रेज, उसके बाद आती हैं गामा रेज, उसके बाद आती हैं एक्स रेज, फिर उसके बाद आती हैं यूवी रेज, फिर आती हैं विजिबल रेज, फिर आती हैं आईआर रेज, फिर आती हैं माइक्रोवेव, फिर उसमें आती हैं उसके बाद रेडियो वेव जो एफएम वगैरह होता है आपका। और ये जो ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट, ये है इंक्रीजिंग लैम्डा। इंक्रीजिंग लैम्डा भी बोल सकते हो या दूसरी टर्म में इसको क्या बोल सकते हो, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लैम्डा को इंक्रीज कर दो या फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दो, तो इस तरह से आप इसे अरेंज कर सकते हो। इसका बहुत आसान क्वेश्चन आता है, कोई वैल्यू वो आपको दे देगा और दूसरी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। या आप बोल दो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लगवा लेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर दे देगा, कोई भी रैंडम उठा के 4-5 बीच में से। अब नेक्स्ट क्लास में हम पता क्या करेंगे, इसका डुअल करैक्टर कैलकुलेट करेंगे, पहले रेडिएशन का, उसके बाद करेंगे फिर इलेक्ट्रॉन का। चलिए अभी इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। Do this.
वेटेड फॉर सो लॉन्ग, बट अभी भी सभी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. वाई यू पीपल आर टेकिंग सो मच टाइम भाई? इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है. चलिए, और मुझे ये नहीं समझ आता कि जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इतनी कैलकुलेशन कर क्या रहे हैं. क्या कैलकुलेशन कर रहे हो भैया आप लोग? क्या फॉर्मूला लगा रहे हो, जरा मुझे भी बताओ. व्हाट फॉर्मूला यू पीपल आर अप्लाइंग? अच्छा, जस्ट टेल मी कौन सा फॉर्मूला लगेगा. अरे भाई, फार्मूला कौन सा लगेगा ये तो बताओ. MW is equal to 1 upon lambda r. W कहाँ पे होता है भाई? न्यू बार कहना चाह रहे हो क्या? इसको W मत पढ़ लेना, ये V के ऊपर ऐसा होता है. W तो बिल्कुल भी नहीं है. न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/NI NF स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर. सब बच्चों ने ये फॉर्मूला लगाया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसने बिना फॉर्मूला लगाए क्वेश्चन का आंसर दिया? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हीलियम. और क्या लिखा हुआ है? लिथियम. और साथ में लिखा हुआ है एटम्स. मुझे ये बताना जरा कि हीलियम और लिथियम क्या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? No, ma'am. 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो बोहर की कैलकुलेशन होती है. इतना बड़ा फेलियर तुम लोगों ने लिखा कि अगर आपका सिस्टम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है तो उसके लिए बोहर की कोई कैलकुलेशन नहीं जाएगी. तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो इसे? मुझे बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे? Z की वैल्यू क्या भरोगे? बिना, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. तो इसका आंसर आना था कांट बी डिटरमिन्ड. वो क्लास में सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर दिया है 50% पॉपुलेशन में से. तो दिस इज नॉट द गुड. अगर आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन पिक ही नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, कई बार आपको बेटा इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं पूछता, बस थोड़े ट्रिक दे देता है. तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो, अगली क्लास में ध्यान से देना इसका आंसर. इन क्वेश्चंस को देख के आना एक बार. और नेक्स्ट क्लास में हम डुअल करेक्टर को स्टार्ट करेंगे. दिस इज ऑल फॉर टुडे बेटा.